नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी लेटेस्ट अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। और आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो प्रदेश के कर्मचारियों को लेकर के हैं। प्रदेश के कर्मचारियों की सैलरी 1 अक्टूबर को ही आएगी, आज की सबसे बड़ी खबर है। वहीं पेंशनरों को लेकर के भी सरकार ने साफ कह दिया है कि पेंशनरों की जो पेंशन है वो 9 अक्टूबर को आएगी। ये डिसीजन सरकार ने जो है वो लिया है, इसके पीछे की वजह बताएंगे। हालांकि बड़ा मुद्दा बना था देश में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है वो हिमाचल की सैलरी का जिक्र अपने एक रैली में किया था। संक्षेप में आपको विस्तार में जो है वो खबर बताएंगे। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर बताएंगे, कर्मचारियों के जितने भी मुद्दे कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं उसको लेकर के भी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। क्या ये बड़ा फैसला आपको बताएंगे, और जो कोर्ट से डिसीजन आएंगे किसी भी डिपार्टमेंट के, उस पर सरकार कैसे अमली जामा आगे पहनाएगी वो भी बताएंगे। और भी बहुत महत्वपूर्ण खबर है, सीएम सुक्खू सरकारी आवास में ही थे आज ओकओवर में, और इसके अलावा अभी उनको बेड रेस्ट लिखा गया है, वो भी बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रदेश के सभी कर्मचारियों की सैलरी 1 अक्टूबर को ही उनके खाते में आ जाएगी। सरकार ने इसको लेकर के आज स्थिति स्पष्ट कर दी है। वित्त विभाग द्वारा सरकारी कोषागार में होने वाली नकदी के प्रवाह की समीक्षा करने के पश्चात सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सरकारी कर्मचारियों को सितंबर माह का वेतन 1 अक्टूबर को, जिस तरीके से पहले से लगातार मिलता आ रहा है, पिछले महीने सिर्फ 5 तारीख को मिला था, इस बार सरकार ने डिसीजन लिया है कि पहले की ही तरह 1 तारीख को सैलरी जो है वो खाते में आ जाएगी, सभी जितने भी प्रदेश में कर्मचारी है। इसके अलावा जो पेंशनर हैं उनको बीते माह पेंशन 10 तारीख को आई थी, लेकिन इस बार जो पेंशन है सितंबर माह की, ये 9 अक्टूबर को उनके खाते में आ जाएगी। वहीं बोर्ड, निगम, एचपीयू प्रबंधन अपने स्तर पर पहले की तरह अपने कर्मचारियों को सैलरी देता रहेगा, क्योंकि आपको मालूम ही है जो बोर्ड निगम है वो अपने हिसाब से सैलरी देता है, एचआरटीसी हो गया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे बिजली बोर्ड, इसके अलावा एचपीयू प्रबंधन, वो अपने हिसाब से सैलरी देता रहेगा। आपको बता दें पिछले माह प्रदेश के जो कर्मचारी है उनको वेतन 5 सितंबर को, और जो पेंशनर हैं उनको जो उनकी पेंशन मिलती है वो 10 सितंबर को आई थी। और इस बार अच्छी खबर ये भी है कि जो पेंशनर हैं 75 साल से ऊपर वाले, उनको इस बार जो है वो जो पेंशन मिलेगी उसके साथ 22.5% के आसपास, जो उनका अभी 45% एरियर बचा हुआ है नए वेतनमान का, उसका 22.5% जो है वो भी उनको इसी माह आने वाला है। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है। जो पिछली वाली पेंशन वो 10 तारीख को आई थी, सैलरी 5 तारीख को आई थी, जिससे विपक्ष को भी बोलने का मौका मिल गया था। और प्रदेश में वित्तीय स्थिति खराब है, इसको लेकर पूरे प्रदेश में चर्चा हुई। प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में यह चर्चा का विषय बन गया। वहीं पीएम मोदी ने भी जम्मू कश्मीर में एक रैली के दौरान हिमाचल की सैलरी का जिक्र जो है वो वहां पर कर दिया था। हालांकि सीएम सुक्खू ने उसके बाद स्पष्टीकरण भी दिया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई भी वित्तीय संकट नहीं है, हम तो जो 5 दिन का जो बाजार से लोन उठाते हैं उसको, जो 3 करोड़ रुपए के आसपास बनता है, उसको बचाने का जो है वो प्रयास किया जा रहा था सरकार के स्तर पर। प्रदेश में कोई भी जो वित्तीय संकट है वो उस वक्त नहीं था। यह बात खुद सीएम सुक्खू ने कही थी। सरकार ने पिछले माह वित्तीय संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करने की दिशा में यह कदम उठाया था, और सरकार ने साफ किया कि राज्य सरकार को होने वाली प्राप्तियों और खर्चे में असंतुलन जो है वो उसको कम करने के लिए जो है वो प्रयास किया गया था, ताकि ऋण राशि सही समय पर ली जाए, जिससे ऋण पर दिए जाने वाले ब्याज पर कम से कम खर्च हो। ऐसे में अब आगामी समय में भी ये तय है कि जरूरी नहीं है कि सैलरी 5 को आएगी, और सरकार ने साफ किया कि हम व्यवस्था को पूर्ण सही कर रहे हैं और बहुत जल्द हिमाचल में सभी स्थितियों को स्पष्ट जो है वो सही कर दिया जाएगा, और प्रदेश में कोई भी वित्तीय संकट नहीं है। तो ये है कि सैलरी 1 तारीख को ही आएगी और जो पेंशन है वो 9 तारीख को आएगी। इसके अलावा बात करें दूसरी खबर को लेकर के, ये भी बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश के हर कर्मचारी वर्ग व आम जन से जुड़ी हुई खबर है। अब सरकारी विभागों में कोर्ट केस की लंबी समय तक घूम रही फाइलों पर 30 दिन के भीतर काम होगा। यह सरकार ने डिसीजन ले लिया है, यानी कि कोर्ट से संबंधित किसी भी मामले पर जो निर्णय आया होगा उस पर सरकारी विभागों को तय सीमा पर ही एक्शन लेना होगा, या फिर एलपीए लगानी है। इन सब पर
तय सीमा के भीतर ही जो फैसला है वो लेना होगा। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद सरकार ने सभी विभागों के एचओडी, सचिवों और जितने भी लॉ ऑफिसर हैं उनको इस बारे में जो है वो ऑर्डर जारी कर दिए हैं। बीते दिनों मुख्य सचिव की ओर से इस बाबत जो है अधिसूचना निकाली गई है। वहीं कहा गया है कि एचओडी इन निर्देशों को सभी संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों के ध्यान में लाए ताकि इनका सख्ती से अनुपालना जो है वो की जा सके। इसके अलावा अधिकारियों बाबुओं को कोर्ट केस निपटाने पर समय अवधि भी तय कर दी है, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश राज्य के जो महाधिवक्ता कार्यालय है, एडवोकेट जनरल का जो कार्यालय है, वहां से जो न्यायालय के आदेश पर महाधिवक्ता की प्रारंभिक राय सहित प्रमाणित निर्णय की प्रति संबंधित विभागाध्यक्ष को 3 कार्य दिवसों के भीतर ही भेजनी होगी। यानी कि एडवोकेट जनरल ऑफिस से 3 दिन के भीतर सरकारी विभाग से जुड़े मामले की कोर्ट जजमेंट संबंधित विभाग तक पहुंचनी होगी। यानी जो डिसीजन हाईकोर्ट में होगा किसी भी विषय से रिलेटेड, वो 3 दिन के भीतर वहां से जो है वो संबंधित विभाग में भेजा जाएगा। आदेशों में कहा गया है कि विभागाध्यक्ष सभी न्यायालयीन मामलों की निगरानी के लिए मुख्यालय स्तर पर एक तंत्र विकसित करेंगे। जैसे ही उच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त होंगे, न्यायालयीन से आदेश प्राप्त होंगे, विभागाध्यक्षों ऐसे आदेशों पर अंतिम निर्णय लेंगे कि क्या मामला उच्च आपत्तीय न्यायालय में आगे चुनौती जो है अपीलीय न्यायालय में जो है वो आगे चुनौती के लिए उपयुक्त है या इसे लागू करने की आवश्यकता है। मामले के गुण दोष आधार को ध्यान में रखते हुए और 3 कार्य दिवसों के भीतर प्रशासनिक सचिव के माध्यम से सलाहकार विभाग से उचित सलाह लेंगे और प्रशासनिक विभाग मामले की जांच उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार करेगा। इसके अलावा कोर्ट मैटर पर प्रधान सचिव जो जीएडी है, सरकार के कार्य जो नियम है उसमें यदि आवश्यक हो तो आवश्यक परिवर्तन करेंगे ताकि तीनों सलाहकार विभागों द्वारा अदालती मामलों की फाइलों की ठोस जांच की जा सके। सरकार ने आदेश में यह भी कहा कि प्रशासनिक विभाग मामले को प्रत्येक सलाहकार विभाग विधि, वित्त, कार्मिक को अलग अलग फाइलों पर एक साथ भेजेगा। न्यायालय के निर्णय पर अपनी राय के साथ ही कि क्या करना है, कैसे चुनौती दी जानी चाहिए या लागू किया जाना चाहिए, ये 3 दिन के भीतर इस पर जो सलाहकार कमेटी है वो अपनी राय मांगेंगे। उसके बाद सरकार ने 3 सलाहकार विभाग विधि, वित्त, कार्मिक को बनाया है और कानूनी, वित्तीय, प्रशासनिक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए नीतिगत निर्णय और जो नियम हैं, जो निर्देश हैं, उसके संदर्भ में अदालती मामलों की जो जांच करेंगे और उसके बाद सलाहकार विभाग 10 कार्य दिवसों के भीतर प्रशासनिक विभाग को अपनी राय स्पष्टीकरण भेजेंगे। यदि विधि विभाग प्रशासनिक विभाग को न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध समीक्षा याचिका एलपीए दायर करने की सलाह राय देता है तो मामले को अन्य सलाहकार विभागों के जो है को संदर्भित करेगा या उनकी सलाह की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है। मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि उन मामलों में जहां न्यायालय का आदेश, निर्णय अंतिम हो गया है और आगे मुकदमेबाजी की कोई गुंजाइश नहीं बची है, तो ऐसे मामलों को वित्त मंत्रालय के बिना जो है वो पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के प्राधिकरण के लिए प्रधान सलाहकार लेखा एवं हकदारी हिमाचल को भेजा जाए। गौर हो कि हिमाचल प्रदेश में जो हाईकोर्ट राज्य सरकार को कई बार फटकार भी लगा चुका है और क्योंकि कर्मचारियों, पेंशनरों, अन्य मामलों पर कोर्ट आदेशों के बाद भी अमल नहीं कर पाता है। अब कोर्ट के आदेशों पर सरकार ने संबंधित विभागों को जुड़े हुए कोर्ट मामलों पर 30 दिन के भीतर एक्शन लेने के लिए नियम लागू कर दिए हैं। थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज थी, हमने आपको उसी हिसाब से बताई। साफ तौर पर अगर आप समझें इस खबर को तो यही है कि 30 दिन के भीतर कोई डिसीजन कोर्ट से हो गया, कर्मचारी ने, चाहे वो कर्मचारी कोई गया हो या फिर कोई भी व्यक्ति गया हो, उसमें जैसे ही वहां पर जो है वो कोर्ट का डिसीजन आएगा, उसके बाद जो एडवोकेट जनरल का ऑफिस है वो 3 दिन के भीतर संबंधित विभाग को भेज देगा। फिर एचओडीज वगैरह जो उसमें कमेटी बनाई गई है वो ये तय करेंगे कि इसको जो है वो फिर से जो है वो आगे इसमें क्या करना है या फिर इसको लागू करना है। तो ये सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि 30 दिन के भीतर अमली जामा इस पर जो है वो पहनाया जाएगा। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर, हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज कहा कि उन्होंने रेहड़ी फड़ी स्ट्रीट वेंडर्स के मुद्दे पर अपनी हालिया टिप्पणी के बाद विचारधारा को लेकर कांग्रेस आलाकमान की चिंताओं को दूर कर दिया है। अब ये कांग्रेस आलाकमान नाराज किससे हैं आपको बताते हैं। विक्रमादित्य सिंह ने जब कल मुलाकात की उसके बाद आज बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस धारणा को गलत धारणा करार दिया है उन्होंने
उन्होंने कहा कि प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार का कोई भी जो मॉडल है उसका अनुसरण नहीं किया जा रहा है। और उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष की ओर से गठित बहुदलीय समिति 3 अक्टूबर को स्ट्रीट वेंडिंग से संबंधित सभी मुद्दों की चर्चा करेगी। तो ये मान लीजिए कि 3 अक्टूबर को बैठक होने वाली, जो सर्वदलीय बैठक है 3 अक्टूबर को होगी। हाईकमान की ओर से उनसे कहा गया था कि किसी को भी पार्टी की नीतियों और विचारधाराओं के खिलाफ जाने की इजाजत नहीं है। इस टिप्पणी को लेकर उठे विवाद के बीच कांग्रेस महासचिव एवं संगठन प्रभारी के.सी. वेणुगोपाल ने पिछले कल विक्रमादित्य सिंह के साथ बैठक की, जिसमें मंत्री को बताया गया कि पार्टी राहुल गांधी के जो नफरत है उसे भी प्यार से लड़ने के मंत्र में विश्वास करती है, यानी नफरत के खिलाफ भी प्यार से लड़ा जाए, यह मंत्र राहुल गांधी का है। ऐसे में किसी भी मंत्री नेता पार्टी विचारधारा के खिलाफ ना जाए और कानून और लोकतंत्र के हिसाब से जो भी सही है वही जो है वो आगे किया जाए। तो ये एक चीज कह सकते हैं कि जिस प्रकार से प्रदेश में जो ये स्ट्रीट वेंडर को लेकर के बहुत बड़ा विवाद हुआ है और कहीं ना कहीं बीच में टिप्पणियां भी की गई, तो हालांकि ने यही कहा है कि जो कानून है और जो लोकतांत्रिक हिसाब से जो सही है उस अनुसार कार्य किया जाए। और कोई भी नेता, चाहे वो किसी जो हमारी पार्टी का नेता है कांग्रेस की तरफ से, जो उन्होंने कहा कि कोई भी नेता जो है वो पार्टी की विचारधारा के खिलाफ बिल्कुल ना जाए, ये उनको कहा गया है। तो उन्होंने आज स्पष्ट कर दी विक्रमादित्य सिंह ने कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने जो है हिमाचल प्रदेश की जो वहां पर समस्याएं हैं उस हिसाब से जो बात है वो रखी थी। इसको गलत तरीके से मीडिया ने जो है वो दिखाया है। मीडिया इसको जो है वो यूपी मॉडल दिखा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा जो मॉडल है वो अपना मॉडल है और जो वहां पर जनता चाह रही है वही बात मैंने कही थी। इसके अलावा बात करें मस्जिद विवाद में सद्भावना मार्च के बाद, बीते कल सद्भावना मार्च हुआ शिमला में, आपने देखा। आज देवभूमि संघर्ष समिति द्वारा प्रदर्शन किए गए और ये जो प्रदर्शन है ये सभी जिलों में मस्जिद मामले में प्रदर्शन का आह्वान आज रखा गया था। इसके बाद कुछ जिलों में आज प्रदर्शन हुए हैं। इस दौरान संजौली मस्जिद के नगर निगम कोर्ट में चल रहे केस को जल्द निपटाने की मांग की गई। शिमला में प्रदर्शन के बाद डीसी ऑफिस से शेरे पंजाब तक आज रैली निकाली गई और बाद में डीसी को ज्ञापन भी सौंपा गया। मस्जिद विवाद के बीच प्रदर्शन कर रहे लोग अब वक्फ बोर्ड को भी खत्म करने की मांग कर रहे हैं। संघर्ष समिति आरोप लगा रही है और पहले भी आरोप लगा चुकी है कि वक्फ बोर्ड भू माफिया के तौर पर काम कर रहा है और अलग अलग शहरों में वक्फ बोर्ड ने करोड़ों की संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है, यह भी आरोप लगा रहा है। वहीं शिमला नगर निगम आयुक्त कोर्ट में 5 अक्टूबर को अवैध मस्जिद मामले में सुनवाई है। देवभूमि संघर्ष समिति के अध्यक्ष मदन ठाकुर ने बताया कि प्रदर्शन के माध्यम से कोर्ट से मस्जिद को लेकर जल्द से जल्द फैसला देने की मांग की गई है। इसी मंशा से आज प्रदर्शन भी किया गया। संघर्ष समिति ने पहले ही चेतावनी दे रखी है कि यदि 5 अक्टूबर को फैसला नहीं आता है तो इस मामले में लोग सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन को और तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा। संजौली मस्जिद मामले में बीते 11 सितंबर को शिमला में आपको मालूम है एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था और फिर पुलिस को जो वहां पर प्रदर्शनकारी थे उनके लिए थोड़ा बल प्रयोग भी जो है वो करना पड़ा था। वाटर कैनन का प्रयोग हुआ, हल्का लाठीचार्ज भी वहां पर हुआ। इसके बाद प्रदेश के ज्यादातर शहरों में धरना प्रदर्शन भी जो है वो किए गए। व्यापारियों ने 2 से 3 घंटे का फिर उसके बाद आह्वान किया कि हम मार्केट बंद रखेंगे, वो भी हुआ। अब देखिए संजौली मस्जिद कमेटी ने उसके बाद ये कहा था नगर निगम आयुक्त से मिलकर कि कोर्ट का फैसला आने पर खुद मस्जिद के जो अवैध हिस्से आए उसको तोड़ने की वो पेशकश करेंगे। अगर हमें अगर कोर्ट कह दें कि ये इसको जो है वो अवैध को हटाया जाए तो हम इसको खुद हटाने के लिए जो है वो तैयार है, हम इसको खुद तोड़ देंगे। उसके बाद जैसे तैसे जो है जो हिंदू संगठन थे जो आंदोलन कर रहे थे वो फिर थोड़ा शांत हुए और उन्होंने ये कहा कि अगर ये ऐसा कह रहे हैं तो उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जो मस्जिद अवैध है उसको हटाया जाने से जल्द से जल्द। अभी फिलहाल जो खबर है वो यही है कि हिंदू संगठन अगर 5 अक्टूबर को जो नगर निगम आयुक्त का जो कोर्ट है शिमला में वहां पर उस दिन सुनवाई होनी है, अगर उस दिन जो ये बात कही जा रही है जो कथित अवैध मस्जिद हैं उसका जो 2-3 हिस्से हैं उसको तोड़ने की जिस प्रकार से पहले खबरें चल रही मांग जो है कर ही रहे हैं, तो अवैध हिस्से को तोड़ने की ये मांग उठा रहे हैं। अगर उस दिन फैसला नहीं आता है तो फिर आगामी समय में जो हिंदू संगठन है वो उग्र होंगे। और इसके अलावा जो वहां पर लोकल लोग हैं जिन्होंने सोसाइटी बनाई गई है उन्होंने कह दिया कि 5 तारीख के बाद हम फिर जेल भरो आंदोलन करेंगे। इसके अलावा एक दुखद खबर है हमीरपुर से सामने आई है। यहां पर मस्जिद विवाद में प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से दुखद मौत हुई है। दिल का दौरा पड़ने के बाद व्यक्ति को अस्पताल तो ले जाया गया लेकिन वहां पर व्यक्ति ने अंतिम जो है वो दम तोड़ दिया, अंतिम सांस ली वहां पर। मृतक की पहचान नादौन विधानसभा क्षेत्र के कांगू के साथ लगते इसमें कारगुजागीर एक गांव है वहां के ये व्यक्ति थे। 47 वर्षीय इनका नाम वीरेंद्र परमार है। इनकी मौत हुई है। बता दें देवभूमि संघर्ष
समिति ने आज मध्य प्रदेश के सभी जिलों में संजौली मस्जिद को लेकर के जो विवाद चला हुआ है उसको लेकर के एक प्रोटेस्ट रखा हुआ था हर जिला कार्यालय के बाहर। और हमीरपुर शहर में भी आज समिति के पदाधिकारियों ने रोष रैली निकाली। इस दौरान गांधी बाजार में होते हुए रोष रैली जो है वो निकाली गई। और जो रैली है ये मिनी सचिवालय की तरफ जा रही थी, अचानक बाजार में चलते चलते जो ये वीरेंद्र परमार हैं जो व्यक्ति है ये जो है सड़क पर गिर गए। इसके बाद वीरेंद्र को वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उठाया और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन जब तक अस्पताल पहुंचाया गया तब तक उनकी जो है वो वहां पर दर्दनाक मौत हो चुकी थी। बहुत दुखद खबर है। इसके अलावा बात करें पंचायतों की, तो पंचायतों में चुनावी बेला है और आपको मालूम है कल पंचायती राज संस्थाओं में खाली चल रहे विभिन्न पदों पर चुनाव होंगे, यानी कल वोटिंग होगी जी। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। 38 सीटों पर देर रात तक नतीजे आ जाएंगे कल ही, जबकि 2 जिला परिषद सीटों पर सोमवार को नतीजे आएंगे। उपचुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी है और मतदान को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। कल होने वाले उपचुनाव में 8 प्रधान, 7 उप प्रधान, 22 वार्ड मेंबर, 3 पंचायत समिति के और जो 2 जिला परिषद हैं उनके लिए चुनाव होना है। इन सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं और पोलिंग पार्टियां एक दिन पहले ही पहुंच गई है और जिन्होंने वहां पर अपनी जो तैयारियां वो पूरी कर ली है। इससे पहले 96 सदस्य निर्विरोध चुनकर आ गए हैं, जिसमें 87 वार्ड मेंबर हैं और जो 9 है वो उप प्रधान है। यहां पर इनके खिलाफ कोई अन्य प्रत्याशी मैदान में नहीं थे तो इनको निर्विरोध चुना गया। फिलहाल जहां पर प्रत्याशी थे फिर वहां अब चुनाव हो रहे हैं। और आपको बता दें इनका जो टेन्योर है वो बहुत कम रहने वाला है। आपको मालूम ही है अब 1 साल ही जो है वो रह गया है, 1 साल ही रह गया है। तो ऐसे में अगले साल फिर चुनाव होने, तो 1 साल की अवधि आपको मालूम ही है कि कोई भी सीट जो है वो खाली नहीं रहती है। तो इसलिए अब कल पंचायती राज के चुनाव होने हैं और कल सुबह वोटिंग होगी। जहां पर वोटिंग है वहां पर पहले ही आपको मालूम है कि जो वहां पर तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है, कल वोटिंग होने वाली है जी। इसके अलावा बात करें कॉलेजों की, तो कॉलेजों को जल्द जो है वो नए प्रिंसिपल मिलने वाले हैं। प्रमोशन कोटे की सूची जो है वो तैयार हो रही है और अब जो 20 नए प्रिंसिपल हैं वो कॉलेजों को मिल जाएंगे। इसकी जो तैयारियां हैं वो शिक्षा विभाग ने कर दी है। इसके अलावा एचपीयू में बीती रात दर्दनाक हादसा हो गया और ये बहुत दुखद खबर है। एचपीयू के एक हॉस्टल में बीती रात करीब 12 बजे के आसपास एक छात्र की जो है वो गिरकर दुखद मौत हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जो है वो आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है और जो पोस्टमार्टम आज किया गया छात्र का, उसके बाद उसको भेज दिया गया, उसका जो शव है वो सौंप दिया गया है परिजनों को। छात्र की मौत के बाद यूनिवर्सिटी में आज बड़ा हंगामा भी हुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रशासन के खिलाफ खूब नारेबाजी की इन्होंने। आज ये हादसा बीती रात को 12 बजे के आसपास हुआ है और शहीद भगत सिंह हॉस्टल जो एचपीयू में है छात्रों का, वहां पर 5वीं मंजिल से गिरने से छात्र की दुखद मौत हुई है। ये जो बच्चा है ये एचपीयू में लॉ का स्टूडेंट था, प्रथम वर्ष का छात्र था और इसकी जो पहचान हुई है मृतक की किन्नौर निवासी अखिल के रूप में हुई है। छात्र की मौत कैसे हुई है इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा हो पाएगा। और आज एबीवीपी ने जो है वो आक्रामक रुख अपनाया और खूब नारेबाजी की यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कुलपति और जो प्रति कुलपति है उनका घेराव भी किया आज उनके। और इसके अलावा एचपीयू कार्यकारी जो परिषद है उसकी आज मीटिंग भी थी। इसी मीटिंग में शामिल होने पहुंचे स्थानीय विधायक हरीश चनार्था ने छात्रों की सीसीटीवी कैमरे की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का भरोसा दिया। इस दौरान एबीवीपी के छात्र नेताओं ने कहा कि हमने युवा छात्र को खोया है और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मीटिंग को स्थगित तक नहीं किया, जो काफी दुखदायी है। जबकि मीटिंग को जो है वो रद्द किया जाना चाहिए था, क्योंकि एचपीयू में एक छात्र की जो है वो मौत हुई है, जिस तरीके से बीते कल गिरने से मौत हुई है। तो ये एक दुखद खबर है जी। छात्र एचपीयू में पढ़ता है, हॉस्टल में रहता है और अचानक उसकी मौत हो जाती है हॉस्टल से गिर करके। और जो बेचारे पेरेंट्स उन पर क्या बीत रही होगी ये शब्दों में बता पाना बड़ा मुश्किल है। इसके अलावा बात करें जिला हमीरपुर के शनिदेव मंदिर लंबलू के पास आज सुबह एक बड़ा दुखद हादसा हुआ है। सुबह करीब 8 बजे ईंटों से भरा एक ट्रक सड़क से नीचे जा गिरा, लुढ़क गया और हादसे में ट्रक ड्राइवर की दुखद मौत हुई है। इस सड़क हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है और वीडियो में देखा जा सकता है कि ईंटों से भरा ट्रक चढ़ाई पर चढ़ रहा था और ईंटों से भरा होने के कारण ट्रक अचानक पीछे की ओर जो है सरकने लगा। जैसे ही ट्रक पीछे की ओर हटा तो मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। सड़क पर मौजूद लोग अपनी जान बचाकर जैसे तैसे बाहर
भाग गए वहां से, लेकिन जो ट्रक चालक है वो बेचारा नहीं भाग पाया। वो वो जो है ट्रक के अंदर ही था और ट्रक समेत वो नीचे जा गिरा। हालांकि ट्रक ड्राइवर ने छलांग लगा दी, लेकिन ये जो गंभीर रूप से घायल हो गया था और मौके पर मौजूद लोगों ने निजी वाहन से ट्रक चालक को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने ट्रक चालक को जो चालक था उसको जो है वो मृत घोषित कर दिया। बहुत दुखद खबर है, बचने की कोशिश की लेकिन बच नहीं पाया। इसके अलावा बात करें मौसम को लेकर, तो प्रदेश में जो मौसम है वो 4 अक्टूबर तक जो है वो आप कह सकते हैं साफ रहने वाला है। आगामी दिनों में मौसम जो है वो साफ ही रहेगा जी, अधिक खराब नहीं है। तो ये मान के चले जो मौसम जो अभी जो मानसून बहुत सक्रिय चल रहा था वो अब शांत हो गया है। आगामी समय में 3-4 दिन बिल्कुल मौसम साफ है। इसके अलावा आज एनटीटी को लेकर के जो है प्रदेश भर में आज मंडी में प्रोटेस्ट हुआ है। हालांकि सरकार ने कह दिया कि हम एनटीटी की भर्ती करवाने वाले हैं और एनटीटी भर्ती में अब जो उसमें महिलाएं हैं, पुरुष है, उनका ये कहना है कि एनटीटी भर्ती आप करवा रहे हैं, 10,000 रुपए सैलरी है, उसमें से भी 700-7,000 के आसपास सैलरी मिलनी है। और इसमें बड़ा विवाद ये है कि जो 1 साल का जो डिप्लोमा है, महिलाओं का अधिकतर जो महिलाएं उनका ये कहना है कि जब हमने डिप्लोमा किया उस वक्त प्रदेश में 2 साल का डिप्लोमा था ही नहीं। और सरकार कह रही है कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान होना चाहिए। और एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान तो ठीक है, लेकिन जब उस वक्त जब एनटीटी का डिप्लोमा प्रदेश के अंदर था, जितने भी प्रदेश के अंदर जो है वो एनटीटी करवाने वाले संस्थान थे, जो भी थे, उनके पास सिर्फ 1 वर्ष का डिप्लोमा था। तो प्रदेश सरकार कैसे ये निर्णय ले सकती है कि एनसीटी से ही मान्यता प्राप्त संस्थान जो 2 साल का डिप्लोमा है वही लिए जाएंगे। तो ऐसे में जो महिलाएं हैं वो काफी परेशान हैं और उनका ये भी कहना है कि सीएम से हम मिले थे, सीएम ने और जितने भी जो मंत्री से मिले थे उन्होंने ये कहा था कि इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन अब सरकार ने जो है वो आपको मालूम ही है गाइडलाइंस निकाली है। इस गाइडलाइंस में साफ किया है कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान होना चाहिए, 2 वर्ष का डिप्लोमा अनिवार्य है। तो ऐसे में बहुत सारी महिलाएं, अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनके पास केवल 1 वर्ष का डिप्लोमा है, तो वो काफी परेशान हैं और उनका यही कहना है कि सरकार इस पर पुनर्विचार करें और जल्द से जल्द जो 1 वर्ष वाले डिप्लोमा धारक हैं उनको भी इसमें लिया जाना चाहिए, ये इनका कहना है। अभी फिलहाल शिक्षा मंत्री शिमला नहीं पहुंचे हैं। शिक्षा मंत्री जब शिमला आएंगे तो फिर उनसे हम बातचीत करेंगे। आपका जो सवाल है, एनटीटी जितने भी बेरोजगार हैं एनटीटी के, कुछ लोग ऐसे भी जिनकी उम्र 50 साल होने को आ गई है, काफी लंबे समय से आपको मालूम है भर्ती प्रदेश के अंदर नहीं हो पाई है। पिछली सरकार में भर्तियां सुर्खियों में जरूर रही लेकिन नहीं हो पाई। इस सरकार को भी 1.5 साल से अधिक समय हो गया है लेकिन अभी भर्ती ग्राउंड लेवल पर नहीं हो पाई है। तो विवादित ये भर्ती है। विवादित हम इसलिए कह रहे हैं कि ये कैबिनेट से तो अप्रूव होती रहती है लेकिन जमीनी स्तर पर अभी तक नहीं हो पाई है। तो ऐसे में अब जो एनटीटी के जो डिप्लोमा धारक हैं उनका ये कहना है कि जब हमने डिप्लोमा किया था सिर्फ 1 वर्ष का था तो हमें भी लिया जाए, सरकार हमें क्यों नहीं ले रही है। और सीएम ने हमें आश्वासन दिया था कि हमें लिया जाएगा लेकिन अब जो है वो नहीं लिया जा रहा है। तो सच में चिंताजनक है। इनका ये कहना है कि आगामी समय में अगर जो है वो 1 वर्ष वालों को नहीं लिया गया तो फिर जो मोर्चा है वो खोला जाएगा, ये इनका कहना है। बाकी जो पेंडिंग रिजल्ट का प्रोसेस है जी वो इन प्रोसेस है, बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला है। 903 और जो 939 पोस्ट कोड है, बाकी का जो रिजल्ट है ये पोस्ट कोड 980 और जो अन्य पोस्ट कोड है इसमें अभी कुछ आगे अभी जो है वो इसमें फर्दर आगे जो होना है ये भी नहीं हो पाया है। 903 और 939 का इन प्रोसेस है। हालांकि वहाँ पर जो पहले वहाँ पर अधिकारियों में बदलाव हुआ है, वहाँ पर नए लोग कुछ आए हैं हमीरपुर राज्य चयन आयोग में, तो ऐसे में थोड़ा इंतजार है, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। 903 और 939 का इन प्रोसेस है ये। बाकी जो महत्वपूर्ण सूचनाएं थी आप तक हमने पहुँचा दी है। और जो पुलिस वाली भर्ती है उसको लेकर के हमने पहले ही कह दिया, इस बार डोप टेस्ट होने वाला है, थोड़ा इंतजार कीजिए। बहुत जल्दी जो लोक सेवा आयोग है उसके माध्यम से ये भर्ती होनी है और इस बार डोप टेस्ट होगा। सबसे अलग हुआ डोप टेस्ट, जो नशा करते हैं वो पुलिस भर्ती में भाग नहीं ले पाएंगे और नशा करके जो आते हैं दौड़ने के लिए वो भी नहीं ले पाएंगे भाग। और बाकी जो एक उम्र का जो क्राइटेरिया वो भी 1 साल आपको मालूम है छूट दी गई है। बाकी जो चीज़ें स्थिति स्पष्ट है, केवल और केवल जैसे ही अभी कुछ इस पर थोड़ा काम हो रहा है। एक हमने बताया था आपको कि नया जो है वो एक नई तैयारी से हो रहा है, नए तो प्रॉपर तरीके से हो रहा है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन उसके बाद जो स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी। बहुत जल्दी इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो जारी होने वाला है। फिलहाल अभी इतना ही, कल जुड़ेंगे आपके साथ ठीक 6 बजे। लेकिन आज की जो बड़ी खबर थी वो यही थी, कर्मचारियों को सैलरी 1 अक्टूबर को, जो पेंशनर हैं उनको 9 अक्टूबर को पेंशन आ जाएगी। धन्यवाद।